हेलो डियर। तो आप सभी को बीच में जो भी सेकेंड ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। यहाँ पे जो आप सभी का पार्ट 1 जो लोगों नहीं देखे थे, पिछला वाला जो ऑब्जेक्टिव जहाँ पे हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर जो हमने फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो दिया था, जहाँ पे 40+ क्वेश्चन जो है दोनों से 40 क्वेश्चन 80+ क्वेश्चन लिए थे और उसमें का जो है 40 से अधिक क्वेश्चन, दोनों का 40 से अधिक क्वेश्चन जो है बच चुका था। तो उसको जो है आज हम लोग लेकर आए हैं और यहाँ पे जो है कंप्लीट आज जो है होने वाला है। तो जो है आपका ये यहाँ से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो ये ऑब्जेक्टिव है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 44 तक जो है हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कर चुके थे और 42 या 43 तक जो है हम लोग मेंटल हेल्थ में कर लिए थे। तो उससे आगे जो है देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये है अभी जो फर्स्ट में ये होगा आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए। तो पूरा देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15 से 20 नंबर का रोल निभाता है, ठीक है। चलिए देखिए, टेटनस नियोनेंट्रम कीटाणु से होता है। मतलब किस कीटाणु से जो है टेटनस नियोनेंट्रम होता है। मतलब बच्चा में जो टिटनस होता है उसको जो है टेटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं या नियोनेंट्रम टिटनस बोलते हैं। जो बच्चा में टिटनस होता है ये जो है क्लोस्ट्रीडियम कीटाणु के कारण होता है। बच्चा में हो चाहे किसी में हो, ये कीटाणु एक ही होगा, उसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत शानदार है। क्या है प्रश्न? मंगोलियन बेबी को जो नाम से भी किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो मंगोलियन बेबी होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम के नाम से मंगोलियन बेबी को जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि मंगोलियन बेबी का दूसरा नाम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, एंटेरियर फ्रंटल महीने तक पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। मतलब एंटेरियर फ्रंटल जो है पूर्ण रूप से किस महीने तक जो है बंद हो जाना चाहिए। देखिए जब बच्चा जाता है 18 से जब 24 महीने का होता है तो ऑटोमेटिक ये होल जो है उसका बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो जो है यही कहता है, जिसको जो है हम लोग एंटेरियर फ्रंटले कहते हैं। जो होल होता है उसको एंटेरियर फ्रंटले कहते हैं। और इसका एक टाइम है, 18 महीने से लेकर 24 महीने तक जो है ये बंद हो जाना चाहिए। 18 महीने तक जो है बंद हो जाना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया की रोकथाम किससे किया जाता है। देखिए जो डिप्थीरिया का रोकथाम है वो DPT टीके से किया जाता है। DPT इम्यूनाइजेशन से किया जाता है। डिप्थीरिया हो, प्यूटरस हो या टिटनेस हो, ये तीनों का एक ही होता है DPT टीका, तो समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे का पहला अस्थायी दांत कितने माह में निकलता है। मतलब जब बच्चा होता है उसके जो है कितने समय बाद जो है उसका अस्थायी मतलब टेम्पोररी दांत निकलता है। तो ये 6 से 8 महीने में जो है ये दांत निकलता है। जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो जाता है तो उसको टेम्पोररी दांत निकलता है और ये दांत जो है फिर आगे चल कर टूटता है और फिर जो है ये आगे एक परिपक्व और परमानेंट दांत निकलता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, PEM का पूर्ण रूप क्या होता है। जो PEM है, PEM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो PEM का पूर्ण रूप होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये PEM का फुल फॉर्म होता है। 51 है, 2.5 किलोग्राम भार से कम वजन वाले बालक को क्या कहते हैं। तो लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। जिसका वजन बच्चा जन्म लिया और उसका वजन अगर 2.5 kg से कम होता है तो उससे जो है हम लोग LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, समझ गए। चलिए 6 माह तक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ से लेकर 6 माह तक जो है बच्चा का लिए सर्वोत्तम जो आहार होता है वो माँ का दूध होता है, समझ गए। क्या होता है? माँ का दूध होता है। ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, अपगार स्कोर किस वर्ष जो है विकसित किया गया था। तो जो अपगार स्कोर है ये 1952 में विकसित किया गया था। अपगार चार्ट में बच्चों का जो है एक्टिविटी को दर्शाया जाता है, जिसमें जो है आपका 0 से लेकर 10 अंक दिया रहता है, ठीक है। और जो है 0 से जो है क्या चीज़ 0 से लेकर 10 अंक दिया रहता है। और चार्ट में जो है 0, 1 और 2 का ही उपयोग किया जाता है। 0 होता है जो कि बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं, 1 होता है जो कि मध्यम प्रतिक्रिया होता है, और 2 जब दर्शाता है तो बिल्कुल उत्तम प्रतिक्रिया, मतलब बालक बिल्कुल सही है। 1 दिखाएगा तो बालक जो है मध्य में है, और 0 रहेगा मतलब बच्चा में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो यही होता है अपगार चार्ट में, यही तीनों अंकों के आधार पर बच्चा का अंक दिया जाता है और ये अंक का गणना किया जाता है और बच्चे का जो है स्थिति का पता लगाया जाता है। तो यही अपगार स्कोर होता है, 1952 में इसे विकसित किया गया था।
नेक्स्ट है स्तनपान कराने वाली माताओं में डैश खतरा कम होता है। मतलब जो माता स्तनपान कराती है अपने बच्चे को खुद का, तो उसमें स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का जो है खतरा कम होता है, ठीक है। जो नहीं कराती है उसमें स्तन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है या इन्फेक्शन होने का। 55 है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है ये क्या करता है, लीवर का ये सब का जो है आपको अटैक करता है। तो इसका जो है आपका उद्भवन काल, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 2 से लेकर 5 माह होता है। कितना, 2 से लेकर 5 माह होता है उद्भवन काल हेपेटाइटिस बी का। समझ गए। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया रोग डैश जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया जो है किस जीवाणु के कारण होता है, तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या चीज़, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। याद रखिएगा डिप्थीरिया जो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है डिप्थीरिया रोग। समझ गए। और डिप्थीरिया रोकने का बात करा जाएगा तो डीपीटी टीका, और होने का बात किया जाएगा तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। समझ गए। लो बर्थ वेट शिशुओं को देखभाल तकनीक क्या है। तो हम एक KMC भी पढ़ा चुके हैं, कंगारू मदर केयर को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, जहां जिसको जो है स्किन टू स्किन जो है टच भी कहा जाता है लो बर्थ वेट बेबी को, कि जो माता होती है अपने स्किन से बच्चे को, स्किन को लगा के सीने से लगा के रखती है ताकि बच्चे का हर एक जो एक्टिविटी है वो माता को पता चल सके। यही होता है KMC, कंगारू मदर केयर, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो जो RCH प्रोग्राम है 1997 में प्रारंभ किया गया। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ 1997 में। नेक्स्ट है सिक टेस्ट द्वारा डैश रोग का परीक्षण किया जाता है। मतलब सिक टेस्ट के द्वारा किस रोगों का परीक्षण किया जाता है। तो डिप्थीरिया टेस्ट का जो है, डिप्थीरिया रोग का जो है परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा, सिक टेस्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए जन्म के बाद शिशु के शरीर का रंग नीला पड़ने से डैश रोग होने का संकेत मिलता है। मतलब जब बच्चा जन्म ले लिया और उसका शरीर अगर नीला पड़ रहा है तो उसमें जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट नामक बीमारी होने का संकेत मिलता है। मतलब बच्चा जन्म लिया और उसका शरीर नीला पड़ने लगा, मतलब उसका जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है होने का संकेत मिलने लगता है, एक बीमारी होता है। समझ गए। चलिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। नवजात शिशु नियोनेंटल जॉन्डिस की चिकित्सा डैश से की जाती है। देखिए नवजात शिशु पीलिया या अति बिलुब्रीता भी इसको बोलते हैं, अति बिलुब्रीनता इसको बोलते हैं। तो नवजात शिशु पीलिया नियोनेंटल जॉन्डिस की चिकित्सा डैश से की जाती है, किससे, फोटोथेरेपी से। फोटोथेरेपी होता क्या है तो डिटेल में पढ़ा दिए हैं। फोटोथेरेपी को भी जो है अति नियोनेंटल जॉन्डिस को भी अति बिलुब्रीनता बोलते हैं। और एक फोटोथेरेपी क्या करता है कि चमड़ा के सतह पर जमे जो भी बिलुब्रीन होता है उसको जो है यह क्या करता है, अक्रिस्टलीय जो है द्रव में तोड़ता है, और तोड़ के जो है अवांछित ब्लड के रूप में और किडनी में वहाँ पहुँचाता है। कहाँ, किडनी में। किडनी छान के बिलुब्रीन को बाहर कर देता है यूरिया मूत्र उत्सर्जन के थ्रू, और जो है और जो होता है बिलुब्रीन कमता है तो ये जॉन्डिस भी कम जाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 62 नंबर जलाशीर्ष हाइड्रोसेफलस। जलाशीर्ष, जल शीर्ष में शिशु का जो सिर होता है क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है जल जो है भर जाता है मस्तिष्क में और ये बड़ा हो जाता है जल शीर्ष में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रश्न है मल के साथ रक्त आने के लक्षण को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे कि मल में रक्त आना मलेना कहलाता है। क्या चीज़, मैं लेना कहलाता है मल में रक्त आने को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए 64 नंबर बच्चे में सूखा रोग मरासमस डैश कुपोषण से होता है। सूखा रोग किसके कारण से होता है, तो जो है आप लोग को देखिए प्रोटीन एनर्जी के कमी से जो है सूखा रोग होता है, जो कि मरासमस में, मरासमस किसके कारण से होता है, प्रोटीन एनर्जी के कमी से मरासमस यानी सूखा रोग होता है। तो ये डिटेल में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग PEM में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। 65 है बच्चों में बेरी बेरी रोग विटामिन किसके कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन 1 या इसी को विटामिन B यानी थायमिन के कमी से होता है, विटामिन B बेरी बेरी रोग। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका माँ के दूध में जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाला पदार्थ कौन सा है। मतलब माँ के दूध में ऐसा जो है जीवाणु होता है, माँ के दूध में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाला जो है पदार्थ कौन सा होता है। देखिए माँ के दूध में जो है ऐसा जो है पदार्थ होता है जो जीवाणुओं को क्या करता है, रोकता है। तो लैक्टोफेरिन होता है। चूँकि आप लोग जानते होइएगा कि जो माँ का दूध जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूध जो है बहुत गाढ़ा पीला रंग का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होता है जो बच्चे के पोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। बट वो जो दूध होता है उसमें जो है सूक्ष्म जीव भी होने का, जीवाणु होने का जो है चांसेस रहता है जो बच्चा को इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए जो है लैक्टोफेरिन जो है ये पाया जाता है पदार्थ जो क्या करता
करता है, ये जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है, उसमें जो भी जीवाणु होगा उसको जो है नष्ट करता है लैक्टोफेरिन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि माँ के दूध में जो है जो भी जीवाणु होता है उसके वृद्धि को रोकने वाला कौन सा पदार्थ है, तो लैक्टोफेरिन होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका कैपुट सक्सेडेनम रोग शिशु के डैश में पाया जाता है। मतलब कैपुट सक्सेडेनम जो है शिशु के किस में पाया जाता है, तो स्कैल्प में पाया जाता है। शिशु के स्कैल्प में जो है कैपुट सक्सेडेनम रोग होता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, जलाशीर्ष हाइड्रोसेफलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में डैश लगाया जाता है। मतलब जो जल शीर्ष होता है उसका सर्जरी किया जाता है, तो उस सर्जरी में क्या लगाया जाता है, सर्जिकल में संट लगाया जाता है, और इसी संट के माध्यम से जो उसमें पीप पानी वगैरह होता है उसको जो है निकाला जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हिर्स्प्रंग्स रोग डैश को भी कहते हैं। मतलब जो हिर्स्प्रंग्स जो रोग होता है उससे जो है डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कॉनिजेंटल मेगाकोलन। क्या चीज़, कॉनिजेंटल मेगाकोलोन, कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन कहा जाता है हिर्स्प्रंग्स रोग को। क्या चीज़, हिर्स्प्रंग्स रोग को क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन कहते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका काली खांसी हुपिंग कफ का रोग डैश जीवाणु से होता है। मतलब जो हुपिंग कफ है उसका जो रोग है किस जीवाणु से होता है, तो बर्डोटेला पर्टुसिस से होता है। किससे होता है, बर्डोटेला पर्टुसिस से होता है। क्या चीज़, आपका काली खांसी जो है वो बर्डोटेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि बर्डोटेला पर्टुसिस किस जीवाणु के कारण होता है, आपसे पूछेगा कि हुपिंग कफ यानी काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है, तो बर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। समझ गए। चलिए मियादी बुखार टाइफाइड फीवर बच्चों में डैश नामक जीवाणु से होता है। जो टाइफाइड फीवर होता है इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। तो ये है जो सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। क्या चीज़, सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए 72 विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का दूसरा नाम, जो कि रासायनिक नाम होता है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B12 का कमी से कौन सा रक्ताल्पता होता है। मतलब कोबाल्ट के कमी से, सीधा कहिए ना, कोबाल्ट के कमी से जो है कौन सा जो है रोग होता है। विटामिन B12 के कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रक्ताल्पता होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एनीमिया अलग अलग होता है। हाइपरवोल्मिक एनीमिया होता है, वोल्मिक एनीमिया होता है। उसके बाद जो है आयरन के कमी से जो है एनीमिया होता है। लौह अल्पता कमी से जो एनीमिया होता है वही है रक्ताल्पता एनीमिया होता है। सब जो है अलग अलग चीज़ों के कमी से, तो कोबाल्ट के 12 के कमी से जो होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्या चीज़, मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जो कि विटामिन B12 के कमी से जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब जो पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान है भारत में कब आरंभ हुआ, तो 1995 में आरंभ हुआ। याद रखिएगा 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। नेक्स्ट आपका अधिकतर वैक्सीन का भंडारण जो है कितने तापमान पर किया जाता है। चूँकि वैक्सीन जो होता है वो काफ़ी लो टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है ताकि उसका जो गुण हो नष्ट ना हो। तो अधिकतर जो वैक्सीन होता है, कुछ ही वैक्सीन है जिसको माइनस टेम्परेचर पर रखा जाता है, बट कुछ अधिकतर जो वैक्सीन है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक जो है रखा जाता है। समझ सकते हैं कि इतना तो टेम्परेचर जो है नॉर्मल ठंडा में भी नहीं रहता है जितना टेम्परेचर पर रहना चाहिए। तो देख सकते हैं अधिकतर वैक्सीन 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक भंडारण करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जन्म के बाद फेफड़ों में फैलाव न होना क्या कहलाता है। मतलब जन्म हो गया बच्चा को और फेफड़ा जो है अपने फेफड़ा में जो श्वसन का क्रिया होगा उसमें जो है फेफड़ा फैल देगा नहीं, तो उसमें एयर कैसे भरेगा। तो उसी में जो है फेफड़ा अगर नहीं फैल रहा है तो उसे जो है एटिलकास्टिस बोलते हैं। क्या चीज़, एटिलिकटासिस बोलते हैं, एटिलेकटासिस बोलते हैं, एटिलटासिस बोलते हैं, एटिलकटासिस बोलते हैं। याद रखिएगा एटिलकटासिस बोलते हैं। फेफड़ा में नहीं फैलाव होता है जन्म के बाद तो उसे एटिलकटासिस बोलते हैं, एटिलकटासिस बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, एटिलकटासिस। देखिए जो चीज़ें अगर नहीं याद होता है, दिमाग में नहीं रहने वाला है, उसको बार बार माइंड में रिकेप कीजिए। कोई काम भी कर रहे हैं तो ये रिकेप कीजिएगा, तो जो है उस पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार देख कर छोड़ दीजिएगा तो फिर नहीं याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स होता है। मतलब बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स कब तक होता है, तो 3 से 4 मंथ तक होता है। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चा जब होता है एकदम नवजात शिशु जो होता है, और वो जब तक उसको जो है बाहर से कोई अचानक से उसको जो है तेज़ी से बोलिएगा, तेज़ी से आवाज़ साउंड सुनाई देगा, तो जो है वो क्या होता है
चौंक जाता है। चौंकने से जो है, चौंकने के बाद वो है अपना हाथ पैर का मुट्ठी बांधकर और जोर से जो है वो रोने लगता है। यही जो है मोरो रिफ्लेक्स हो जाता है, जो कि 3 से 4 मंथ तक जो है ये चीज़ें होता है। एमएमआर का आपका मिजल्स में दिखाई देने वाली नैदानिक चिन्ह, मतलब मिजल्स में कौन सा नैदानिक चिन्ह दिखाई देता है, तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी। कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट जो है मिजल्स में दिखाई देने वाला नैदानिक चिन्ह होता है, कॉप्लिक स्पॉट। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नवजात में पाए जाने वाला 3 प्रतिवर्त है। मतलब देखिए प्रतिवर्त तो ऐसे हम जो पढ़ाए थे कि ये क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर में पूछ देगा कि विभिन्न प्रतिवर्त का मतलब सूची बनाने के साथ जो है संक्षिप्त में वर्णन करें। तो जो है उसमें 7-8 प्रतिवर्त है। ठीक है, गर्दन प्रतिवर्त है, हाथ तलवा और तलवा के तलवा प्रतिवर्त है, हाथ पैर प्रतिवर्त है, उसी प्रकार से मोरो प्रतिवर्त है, अलग अलग प्रतिवर्त है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रतिवर्त है, 3 प्रतिवर्त जो है रूटिंग, सक्सिंग और मोरो, ये 3 जो है मेजर रिफ्लेक्स है। रूटिंग, सक्सिंग और मोरो, ये 3 जो है आपका मेजर रिफ्लेक्स है, प्रतिवर्त है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ा चुके हैं कि ये रिफ्लेक्स होता क्या है और ये सब है क्या, तो जाके आप लोग देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के प्लेलिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए डीपीटी वैक्सीन 3 बीमारियों से बचाता है। डीपीटी वैक्सीन जो है 3 बीमारी कौन से बचाता है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टेटनिस, तीनों बीमारी से जो है आपका जो है डीपीटी बचाता है, डीपीटी वैक्सीन। उसी प्रकार से जो एमएमआर होता है, एमएमआर भी 3 बीमारी से बचाता है, एम फॉर मम्प्स, एम फॉर मिजल्स, आर फॉर रूबेला। मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, ये तीनों बीमारी जो है, तीनों बीमारी को एमएमआर से बचाया जाता है और इस तीनों को जो है डीपीटी से बचाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है निर्जलीकरण, मीन्स डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है, ओआरएस का घोल दिया जाता है कि बच्चा में जो है निर्जलीकरण को दूर किया जा सके। ओरल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओआरएस का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन जो है ओआरएस का क्वेश्चन पीछे बार पूछा गया था फर्स्ट ईयर में एमपी में कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब पुनः निर्जलीकरण को वापस लाना। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट देखिए 13 है न्यूमोनिया। निमोनिया जो है किस नामक कीटाणु से फैलता है। देखिए निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बच्चा में इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया हो गया, कॉर्निम बैक्टीरियम पर्टूसिस के कारण डिप्थीरिया होता है। ऊपर देखे हैं ना, तो आपको भी ये याद रखना पड़ेगा कि निमोनिया किस कीटाणु से फैलता है, तो ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, नाम में ही इसका लगा हुआ है और आगे सिर्फ लगाना है डिप्लोकोकस। क्या चीज़, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, याद रखिएगा। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो है आपका, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो है आपका होता है इस कीटाणु के कारण। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कि मिजल्स में मुंह के गाल के अंदर के भाग में दिखाई देती है। देखिए मिजल्स में जो होता है मुंह के गाल के अंदर के भाग में दिखाई देता है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट जो है, जिसको भी मिजल्स होता है तो ये कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देता है, और कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देता है मतलब ये सूचित करता है कि उस व्यक्ति में मिजल्स हो चुका है और जो है वो इलाज के लिए उससे जो है इलाज करवाना चाहिए। तो ये मिजल्स जो है एक नैदानिक चिन्ह भी होता है कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में। समझ गए, जो कि गाल के अंदर मुंह में होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जर्मन मिसल्स का दूसरा नाम क्या है। जर्मन मिसल्स का दूसरा नाम क्या है, तो रूबेला। रूबेला नाम होता है, रूबेला वायरस के कारण भी जो है मिजल्स होता है, तो जर्मन मिजल्स का दूसरा नाम रूबेला होता है। अगर पूछेगा मिजल्स किसके कारण होता है, तो रूबेला वायरस के कारण होता है। समझ गए। चलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज के लिए एक बार यहाँ वीडियो देख लीजिए, एक बार जाके rmnursing.blogspot.com पर पढ़िएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी रहेगा। पीडीएफ से पहले सारे क्वेश्चन को वहाँ पे लिखा भी गया रहेगा, तो पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ तो बाद की चीज़ें हैं, पीडीएफ मोबाइल में रह जाएगा, लेकिन जो पढ़ लीजिएगा दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। 43 है, ईसीटी डैश पर लगाई जाती है। ईसीटी किस पर लगाई जाती है, तो देखिए ईसीटी जो है टेम्पोरल लोब पर लगाया जाता है। मस्तिष्क में ईसीटी लगाया जाता है, दोनों कान के साइड में, और एक जो है सामने से लगाया जाता है ईसीटी, तो ये टेम्पोरल लोब पर लगाया जाता है ईसीटी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। विचित्र चेहरे बनाना क्या कहा जाता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर विचित्र चेहरे बनाता है, नहीं देखते हैं कि अलग टाइप से अपना फेस बना लेता है, तो उसको जो है ग्रीमेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीमेसिंग बोलते हैं। विचित्र चेहरे बनाने को ग्रीमेसिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। या पूछ देगा कि चेहरे का भाव विचित्र करना क्या कहलाता है, ग्रीमेसिंग कहलाता है, या विचित्र बनाना। लूनेटिक एसुलम को ही डैश कहा जाता है। अब देखिए लूनेटिक आप सभी को जो है बार बार देखने को मिलता होगा और पता नहीं चलते होगा कि लूनेटिक होता क्या है। तो देखिए लूनेटिक एक प्रकार का मेंटल हॉस्पिटल होता है, मानसिक अस्पताल होता है लूनेटिक एसिलम। ठीक है, लूनेटिक एसिलम जो है आपका एक प्रकार का मेंटल हॉस्पिटल होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, NDPS एक्ट किस वर्ष लागू किया गया।
एनडीपीएस एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो एनडीपीएस जो एक्ट होता है ये आपका 1985 में लागू किया गया। ठीक है, समझिएगा, एनडीपीएस एक्ट जो है आपका 1985 में लागू किया गया। तो ये चीज़ों को जो है आप लोग को समझना पड़ेगा। ये सब पूछता है। थ्योरेपेटिक एनपीआर डैश और डैश के बीच संबंध है। देखिए, एनपीआर होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और इस पर जो है 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि एनपीआर क्या है, एनपीआर का प्रोसेस बताइए, एनपीआर का विधि का वर्णन करें। तो ये होता है टीएनपीआर होता है, टीएनपीआर होता है, टी फॉर थ्योरेपेटिक, एन फॉर नर्स, पी फॉर पेशेंट, आर फॉर रिलेशनशिप, टीएनपीआर, जिसमें नर्स और रोगी के बीच में संबंध होता है एनपीआर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, नर्स रोगी के बीच में संबंध होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के द्वारा उग्र होकर स्वयं को मारने की कोशिश करना क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति उग्र होता है या डिप्रेशन तनाव में हो जाएगा और खुद के मारने की कोशिश करेगा या खुद के जो है हानि पहुंचाने का कोशिश करता है, तो उसे जो है सुसाइड यानी आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या वही ना होता है कि आत्महत्या मतलब अपने आत्मा को खुद हत्या करना ही आत्महत्या, सुसाइड कहलाता है। समझ गए? चलिए, ये सब पढ़ना है मेंटल हेल्थ में, इसलिए बताया जाता है। ईसीटी का समय कितना होता है? तो देखिए, ईसीटी का जो समय होता है 0.1 से लेकर 1 सेकेंड होता है। समझ सकते हैं, 1 सेकेंड तो पलक झपकेगा और जो है समय ख़त्म। पलक भी जो है 0.1 कितना होगा? पलक झपका और समय खत्म। तो ये जो है रोगी के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक होता है। ज़्यादा देर अगर समय देगा तो रोगी को इफेक्ट करने लगेगा। तो ईसीटी 0.1 से लेकर 1 सेकेंड तक जो है इसका टाइम होता है, ध्यान में रखिएगा, यही सब पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनट नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अंधेरे से डर लगना, तो मैंने पहले ही डर का जो प्रकार हमने पढ़ा रखा है, डर फोबिया जो हमने पढ़ा रखा है, फोबिया हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। फोबिया पूछता है 10 नंबर 5 नंबर में। तो फोबिया जो है हमने अलग अलग प्रकार पढ़ाया था कि रक्त से डर लगना हेमोफोबिया, उसके बाद मतलब अजनबी से डर लगना जेनोफोबिया, उसी प्रकार से अंधेरे से डर लगना नाइक्टोफोबिया। अब कैसे याद रखेंगे? तो नाइट होता है, नाइट मीन्स रात होता है, अंधेरा होता है नाइट में, तो उसी प्रकार से नाइक्टो और फोबिया, फोबिया मीन्स डर और नाइक्टो लगा दीजिएगा तो अंधेरे से डर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अजनबी से डर जेनोफोबिया होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नहीं जानते हैं। देखिए, अजनबी और यहाँ पे ज, एक्स को ज पढ़िएगा और अजनबी है ना, तो इसमें ज आ रहा है, तो समझ जाइएगा जेनोफोबिया। ठीक है, इसी से रिलेटेड करके। नेक्स्ट देखिए, इंडियन लुनेसी एक्ट किस वर्ष जो है बनाया गया? इंडियन लुनेसी एक्ट जो है किस वर्ष बनाया गया? 1912 में बनाया गया। ये एक्ट सब पूछता है, नेशनल हेल्थ एक्ट या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया, नेशनल लुनेसी एक्ट कब आया, तो ये सब याद रखिएगा, 1912 में। बहुत इंपॉर्टेंट है लुनेसी एक्ट 1912 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए, वर्ष 1987 में डैश एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया। मतलब 1987 में कौन सा एक्ट है जो कि संसद के द्वारा पारित किया गया? तो हम लोग जानते हैं मेंटल हेल्थ जो एक्ट है, न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट जो है आपका, ये संसद के द्वारा 1987 में पारित किया गया। कोई भी एक्ट, कोई भी नियम कानून है वो संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। तो ये न्यू मेंटल हेल्थ 1987 में पारित किया गया संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ईसीटी डैश तथा डैश रोगी को नहीं देनी चाहिए। ईसीटी जो है किस रोगी को नहीं देनी चाहिए? तो देखिए, ईसीटी का प्रक्रिया होता है और शुरू करने से पहले ये सब जांचा जाता है कि किस पेशेंट को देना चाहिए और किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। मतलब किस पेशेंट को कंट्रा इंडेक्शन है, मतलब निषेध है और निर्देश है देना। तो कैंसर वाले पेशेंट को, उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट को जो है, हाइपरटेंशन या कैंसर वाले पेशेंट को ईसीटी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तित्व का वह भाग जहां आदर्श स्थापित होते हैं क्या कहलाता है? देखिए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी का वह भाग जहां पे व्यक्ति का आइडियल स्थापित होता है उससे सुपर ईगो कहते हैं। देखिए, ईगो होता है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बट सुपर ईगो वो होता है जो व्यक्ति को जो है काल्पनिक रूप से उससे जो है आभास होता है, और यहाँ पे जो है आदर्श जो है स्थापित होता है, उससे जो है हम लोग सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं तथा वातावरण के प्रति जागरूक रहता है क्या कहलाती है? देखिए, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं एवं वातावरण के प्रति जागरूक रहता है उससे जो है हम लोग क्या, चेतना अवस्था मतलब कॉन्शियस बोलते हैं। नहीं कहता है कि ये व्यक्ति जागरूक है, ये व्यक्ति जो है जागरूक है। जागरूक के मतलब क्या कि यह चेतना अवस्था, मतलब इसका जो है चेतना बिल्कुल काम कर रहा है। बट जैसे ही अनकॉन्शियस हो जाएगा मतलब अचेतन हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जब अचेतन हो जाता है तो उसको जो है खुद से या किसी भी व्यक्ति से जो है वो जो है नहीं तालमेल बैठाता है, उसको जो है किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो बेहोशी हालात में रहता है, वो कुछ सोचता नहीं है या खुद के बारे में या किसी के बारे में, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है।
जबकि जब तालमेल बैठाएगा, जागरूक रहेगा अपने या वातावरण के लिए, तो जो है वो चेतना अवस्था मतलब कॉन्शियस होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका, नर्स के रोगी की बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत लोग लिख देंगे ध्यान रखना चाहिए, नहीं, जो भी नर्स है उसको जो है रोगी की बातों को सीक्रेट गोपनीय रखना चाहिए, किसी और को जो है नहीं बताना चाहिए। ये जो है इससे अधिकार का हनन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कानूनी अधिकार के बारे में भी पूछता है एग्जाम में कि पेशेंट का क्या कानूनी अधिकार है, बताइए। हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट भर्ती होता है तो आप उसको ऐसे वैसे नहीं समझ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, उसका भी कानूनी अधिकार होता है। तो अपने अधिकार उसका क्या क्या है ये पढ़ना है, पूछता है 10 नंबर 5 नंबर में, ठीक है। चलिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस डे जो है कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न हो चुका। नेक्स्ट है, मैसेज को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? जो भेजने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। जो भेजने वाला हो उसे सेंडर बोलते हैं, और जो प्राप्त करने वाला हो उसे रिसीवर बोलते हैं ना, जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर बोलते हैं। तो यही है, देख लीजिए रिसीवर। उसके बाद है, रोगी की प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में दिलचस्पी न होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एनहेडोनिया कहते हैं, एनहेडोनिया कहते हैं। देखिए, ऐसा चीज़ें, ऐसा गतिविधि, ऐसा एक्टिविटी जिसमें व्यक्ति को हैप्पी मिलता हो, इंजॉय मिलता हो, खुशी और आनंद मिलता हो, बट कोई व्यक्ति उसमें जो है इंटरेस्ट नहीं रखता है, दिलचस्पी नहीं रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? एनहीडोनिया बोलते हैं। क्या चीज़? एनहीडोनिया बोलते हैं, याद रखिएगा। एनहीडोनिया मतलब वैसा गतिविधि जो व्यक्ति को खुशी और आनंद देता हो, बट व्यक्ति उसमें रुचि नहीं रखता हो, दिलचस्पी नहीं रखता हो, उससे जो है एनहीडोनिया बोलते हैं। मतलब इग्नोर कर देना कि हम कुछ भी हो जाए, हम जो है खुशी और आनंद नहीं रहने वाले हैं, तो वो जो है एनहीडोनिया होता है। समझ रहे हैं ना? हम ये सब समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, वरना सीधा एक एक बोलते और निकलते, ठीक है। कैटाटोनिक डैश की प्रकार होती है। कैटाटोनिक जो है डैश प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? तो जो कैटाटोनिक होती है सिजोफ्रेनिया प्रकार की होती है। सिजोफ्रेनिया क्या है? एक मानसिक समस्या है। तो कैटाटोनिक जो है सिजोफ्रेनिया प्रकार की होती है, समझिएगा। कैटाटोनिक एक बीमारी होता है, समझिएगा, ठीक है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के जो है 2 भागों में बांटा जाता है। जो आप लोग देखे होंगे वीडियो व्यक्तित्व के बारे में, फर्स्ट ईयर वाला में हम लोग पढ़ाए थे कि जुंग है इंडियन आयुर्वेद के अनुसार, अलग अलग अनुसार जो है स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व को हम लोग बांटे थे। तो उसमें एक वैज्ञानिक जुंग भी आए थे। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व को जो है 2 भागों में बांटे, एक है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर व्यक्ति, और एक है बाहिर व्यक्ति, ठीक है, बाहिर व्यक्ति और अंतरी व्यक्ति। तो ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जुंग के अनुसार, ठीक है, 2 प्रकार के व्यक्ति होता है जुंग के अनुसार। नेक्स्ट है, डैश व्यक्ति के गुणों का एक समूह है जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है। देखिए, पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति में पर्सनालिटी ही जो है व्यक्ति को विशिष्टता प्रदान करता है, मतलब उसको एक अच्छे कैरेक्टरिस्ट बनाता है, एक अच्छे जो है विशेषता उसको देता है। ये पर्सनालिटी ही नहीं कहता है कि वाह ये व्यक्ति का पर्सनालिटी कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा गुण है, मतलब उसका पर्सनालिटी बेटर है। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट है कि भूख लगने पर भी भोजन अस्वीकार करना क्या कहलाता है? अब होता है ना कि अंदर से भूख लगा हुआ है बट भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया सीधा लिखिएगा तो भूख नहीं लगना को एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है ना। बट इसमें नर्वोसा लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? भूख लगने पर भी भोजन अस्वीकार कर देना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया तो याद ही रहेगा कि भूख नहीं लगना, और चूंकि भूख भोजन को अस्वीकार कर देगा और जो है वह खुद से कर रहा है, इसलिए नर्वोसा एनोरेक्सिया होता है। समझ रहे हैं ना कि भूख लगा हुआ है लेकिन फिर भी भोजन करने को अस्वीकार कर देते हैं, तो उसे जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। समझ गए? ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, मिर्गी को डैश तथा डैश के नाम से भी जानते हैं। मिर्गी को किस नाम से जानते हैं? तो जो एलिप्स होता है उसको जो है हम लोग सीजर और फिट्स भी कहते हैं। जो मिर्गी होता है उसको सीजर मीन्स दौरा, और उसको फिट आना भी कहते हैं। नहीं कहता है लोग कि ये फिट आ गया उसको सीजर हो गया, सीजर पड़ रहा है, दौरा पड़ रहा है। तो यही जो है मिर्गी का 2 नाम से जानते हैं, सीजर और फिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। डिप्रेशन के उपचार हेतु 1937 में प्रारंभ की गई थेरेपी कौन सी है? तो डिप्रेशन के उपचार के लिए जो व्यक्ति अवसाद में होता है, डिप्रेशन में होता है, मानसिक उपचार अगर कोई भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है दवाई से, तो उसको ये थेरेपी दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहलाता है, यानी ECT इसी को बोलते हैं। ECT एक मशीन होता है जो आपके मस्तिष्क में लगाया जाता है, और ये इलेक्ट्रिक होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। समझ गए? 1937 में आया था। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट आपका
37 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे कि सामान से अधिक खाना डैश के रूप में जाना जाता है। ऊपर हम लोग देखे हैं कि भूख लग रहा है बट भोजन अस्वीकार कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। बट यहाँ पे क्या है कि सामान से अधिक खा रहा है, मतलब जो खाना हमको चाहिए लिमिट में उससे अधिक खाने को जो है हम लोग किस रूप में जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने क्षमता से ज़्यादा खाना खा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बुलिमिया नर्वोसा। क्या चीज़, बुलिमिया नर्वोसा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वो था एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ पे भूख लग रहा था बट भोजन को अस्वीकार कर दे रहा था, तो वो था एनोरेक्सिया नर्वोसा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सामान जो खाना चाहिए उससे जो है अधिक खाएगा, मतलब जो मात्रा खाने का नॉर्मल सब व्यक्ति का जितना होता है, जितना खाता है उससे अधिक अगर कोई खाना खाता है तो उसको जो है हम लोग बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। क्या चीज़, बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। और ये सब जो है मानसिक प्रक्रिया असंतुलन होने के बाद ही होता है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा खाना लगे या कोई व्यक्ति खाने को ही जो है इच्छा छोड़ दे, तो ये सब जो है एक मानसिक रूप से प्रॉब्लम व्यक्ति जो है करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रक्त से भय को क्या कहते हैं। अगर किसी को देखिएगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो तो सामने वाला व्यक्ति जो है डरने लगता है, घबराने लगता है, तो इससे जो है हम लोग हेमोफेबिया कहते हैं। हेमो मीन्स रक्त और फोबिया मीन्स डर, मतलब रक्त से डर, हेमोफेबिया। अंधेरे से डर को क्या बोलते हैं, नाइट्रोफोबिया बोलते हैं। ऊपर में हम लोग देखे हैं। ठीक है, चलिए स्वाद के भ्रम, टेस्ट हेलुसन को क्या कहते हैं, मतलब स्वाद में अगर भ्रम हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो है हम आज जो सब्जी बनाए हैं ये मीट की तरह लग रहा है, तो ये क्या है, आपका स्वाद में भ्रम ही है। आप खा रहे हैं सब्जी लेकिन आपको लग रहा है कि हम मीट की तरह एकदम हमको स्वाद लग रहा है, तो ये आपका भ्रम ही है। तो स्वाद में भ्रम को क्या कहते हैं, गुस्टेटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन तो भ्रम हो ही गया। उसी प्रकार से गैस्ट्रुअरी जो होता है, गस्टेटरी जो होता है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन मतलब स्वाद में भ्रम। ठीक है, चलिए गस्ट, देखिए ये सब वर्ड को 2 बार 3 बार याद रखिएगा कि स्वाद में भ्रम को क्या बोलते हैं। ईसीटी किस पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, कब जो है ईसीटी आया, तो ये सब 2 बार 3 बार माइंड में एक बार सोने के वक्त रिकैप कीजिए, वो प्रश्न जो आपके बार बार भूलते हों। ठीक है, चलिए हो गया। उसके बाद है महिला में समलैंगिकता को करार दिया है लेस्बियन, मतलब जो महिला समलैंगिक मतलब समान लिंग के साथ जो है महिला शादी करती है, महिला स्त्री होता है ना कि कोई महिला महिला से ही शादी कर ली या महिला महिला से ही रिलेशन बनाई, तो उसे लेस्बियन बोलते हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे पूर्ण वाक भाव, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, मतलब पूर्ण वाक भाव मतलब जो है पूर्ण वाक भाव मतलब कंप्लीट अब्सेंस जो है स्पीच मतलब जो है कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पीच, मतलब पूर्ण वाक भाव जो है मुटिज्म कहलाता है। पूर्ण वाक भाव क्या कहलाता है, मुटिज्म कहलाता है। याद रखिएगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच। समझ गए। नेक्स्ट आपका है एक विकार है, डैश एक विकार है जिसमें रोगी नींद के दौरान चलता है और सभी गतिविधियां करता है। देखिए यह एक समस्या होता है जिसमें व्यक्ति नींद में ही सोए सब चीज़ करने लगता है, नींद में ही जो है वो सब चीज़ करने लगता है, हर एक गतिविधि। तो यही होता है नींद में चलना, जिसको सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिसको आगे देखेंगे भी। नेक्स्ट है नींद में चलना ही होता है, आंसर हिंदी में। 74 है इमिप्रामाइन क्या होता है, इमिप्रामाइन जो है डैश रोगी की प्रथम औषधि है, मतलब किस रोगी का जो है यह प्रथम औषधि दिया जाता है, इमिप्रामाइन। तो इमिप्रामाइन जो है जो व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं वो जो है ये इमिप्रामाइन जो है प्रथम दवाई होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है। एंटी डिप्रेसेंट रोगी का प्रथम दवाई होता है जो कि कौन सा, इमिप्रामाइन एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जो व्यक्ति अभी डिप्रेशन के अवसाद के शुरुआती लक्षण में ही है उसका जो पहला दवाई होता है वो एंटी डिप्रेसेंट के रूप में इमिप्रामाइन ही होता है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि एंटी डिप्रेसेंट का एक एग्जाम्पल लिखिए, तो इमिप्रामाइन जो है आपका बेस्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए नींद में चलने को क्या कहा जाता है, उसी चीज़ को जो नींद में चलना लिखा था ना हिंदी में कि नींद में ही जो है सभी गतिविधियाँ करने को क्या बोलते हैं, तो नींद में चलना उत्तर जो था ना, तो उसी को देखिए यहाँ पे लिखा है सोमनाम्बुलिज्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोमनाम्बुलिज्म क्या लिखा है, सोमनाम्बुलिज्म। याद रखिएगा, सोमनाम्बुलिज्म जो है नींद में चलने को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे कि दूसरों के द्वारा की गई गतिविधियों की नकल को बारंबारता करने को क्या कहते हैं, मतलब किसी के जो है नकल को बार बार करने को क्या बोलते हैं, मतलब हम जो है या आप ही जो है किसी भी चीज़ का किसी भी व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति का नकल करके और बार बार जो है उससे आप कह रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इकोप्रेक्सिया। इको क्या होता है,
जो इको होता है ना, जो दर्शाता है ग्राफ को, इकोप्रेक्सिया मतलब बार बार बोलने की नकल करके और बार बार उसी चीज़ को दोहराने को जो है इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि ठीक है। चलिए, इकोप्रेक्सिया याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरे व्यक्ति का नकल करके बार बार दोहराने को इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। झूठे स्थिर विश्वास को क्या कहते हैं? मतलब विश्वास है लेकिन वो झूठा है, उस विश्वास को जो है हम लोग डेलूजन बोलते हैं, जिसको हम लोग डेलूजन बोलते हैं, विभ्रम। तो झूठे स्थिर विश्वास मतलब विश्वास किसी में रखे हुए हैं बट वो झूठा विश्वास है, कोई मतलब का नहीं है, तो उससे जो है हम लोग डेलूजन बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देना क्या कहलाता है? अब समझिए, कोई व्यक्ति है वो अपने स्वास्थ्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सजग होना या अत्यधिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है। क्या चीज़? हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है। याद रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ की अनुपस्थिति में रोगी की उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति सिगरेट जो पीने के बाद जो गंध आता है, बट उस टाइम कोई व्यक्ति आसपास में सिगरेट नहीं पी रहा है, बट उसी प्रकार से जो है गंध किसी को स्मेल हो रहा है, तो उसको जो है क्या कहते हैं? तो ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहलाता है। क्या चीज़? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहलाता है। समझ रहे हैं ना। ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहलाता है कि जब व्यक्ति में पदार्थ का अनुपस्थित हो बट फिर उसी प्रकार से जो है उसका गंध मिले फिर भी, और इसे जो है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहते हैं। मतलब क्या चीज़? दुर्गंध का भ्रम। दुर्गंध का भ्रम मतलब दुर्गंध का भ्रम मतलब जो दुर्गंध हमें मिल रहा है उससे कोई रिलेटेड चीज़ नहीं है वहाँ पे मौजूद, फिर भी हमें गंध मिल रहा है, तो उससे जो है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन मतलब दुर्गंध यानी गंध का भ्रम बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति अतार्किक भय मतलब इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन या सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं। देखिए, किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति अतार्किक भय, अतार्किक का मतलब होता है क्या? कि बिना मतलब के जो है जो भय होता है जो किसी वस्तु या स्थिति के प्रति हो सकता है, उसे जो है स्पेसिफाई फोबिया बोलते हैं। जो किसी विशेष वस्तु या स्थिति से हो सकता है जो बिना मतलब के भय हो, उसी को जो है हम लोग स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं, मतलब विशिष्ट फोबिया बोलते हैं। समझ गए ना। जो कि विशेष वस्तु या स्थिति से हो सकता है। नेक्स्ट है, भव्यता के भ्रम मतलब डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, भ्रम एक होता है भ्रम और एक होता है विभ्रम। तो जो भव्यता है, भव्यता के भ्रम के रूप में किससे जाना जाता है? डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर के रूप में किससे जाना जाता है? तो ग्रैंडियोज डेलूजन को। किसे? ग्रैंडियोज डेलूजन को। देखिए, डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर के रूप में किसे जाना जाता है? भव्यता के भ्रम मतलब ग्रैंडियोज ऑफ डेलूजन। किसे? ग्रैंडियोज डेलूजन को जो है हम लोग भव्यता के भ्रम जानते हैं। नाम से ही रिलेटेड है कि डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर, तो ग्रैंडियोज डेलूजन। समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट आपका निषेध का भ्रम। देखिए, भव्यता का भ्रम, निषेध का भ्रम डेलूजन ऑफ निगेशन डैश को भी कहा जाता है। निषेध का भ्रम किसे कहते हैं? तो कोर्टार्ड डेलूजन को जो है निषेध का जो है भ्रम बोलते हैं। और देखिए, डेलूजन ऑफ निगेशन निषेध के भ्रम को कोर्टार्ड डेलूजन भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका डैश एक अतिरिक्त गुणसूत्र का कारण हो सकता है। डाउन सिंड्रोम। देखिए, डाउन सिंड्रोम होता यह है कि यह जो है लोग समझेगा कि इसमें डाउन सिंड्रोम है तो एक सिंड्रोम का कमी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इसमें सिंड्रोम का संख्या जो है बढ़ जाता है और उसी को जो है हम लोग एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, उसी को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका 84 नंबर है कि एक व्यवहार थेरेपी है जो शराब डिटेक्शन चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एवर्जन थेरेपी जो है क्या है? मैंने आपको बताया कि इसमें जो है जो व्यक्ति जिस आदत में है उसी आदत में रहकर उसे कष्ट पहुंचाकर और जो लत छुड़ाया जाता है तो उसी को जो है एवर्जन थेरेपी कहते हैं। और ये क्या है? यह एक प्रकार का बिहेवियर थेरेपी भी है। समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट आपका 85 नंबर है। देखिएगा, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में शामिल है डिलेरियम और डिमनेशिया। आपसे पूछ देगा कि बताइए 2 एग्जाम्पल बताइए ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूछ देगा। तो जो ऑर्गेनिक होता है उससे जो है हम लोग डिलेरियम और डिमनेशिया, ये 2 जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब ऑर्गेनिक मानसिक समस्या है जो डिलेरियम और डिमनेशिया है। समझ रहे हैं। चलिए,
नेक्स्ट है आपका शादी से डर। शादी से डर को क्या कहते हैं? तो शादी से डरना को हम लोग गेमोफोबिया बोलते हैं। क्या चीज़? गेमोफोबिया बोलते हैं, जिसको हम लोग शादी से डर को गेमोफोबिया बोलते हैं। याद रखिएगा, शादी से डर मतलब गेमोफोबिया। नेक्स्ट है मांसपेशियों के छोटे समूह बार बार अनैच्छिक। देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मांसपेशियों के छोटे समूह का बार बार अनैच्छिक संकुचन, मतलब जो मांसपेशी है उसका जो छोटे छोटे समूह होता है, क्योंकि मांसपेशियाँ तो छोटे छोटे समूह से ही मिलकर बना है, तो ये मांसपेशियाँ जो छोटे छोटे समूह है वो अनैच्छिक संकुचन मतलब इनवॉलंटियर जो संकुचन होता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टोनिया बोलते हैं। जो अनैच्छिक संकुचन होता है मांसपेशी में उसे डिस्टोनिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है कि ईसीटी की मुख्य कंट्राडिक्शन क्या होता है? ईसीटी का मुख्य कंट्रा इंडेक्शन क्या होता है? तो ये फ्रैक्चर होता है। मतलब फ्रैक्चर में निषेध है ईसीटी देना, मतलब किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें और निर्देश दिया जाता है, मतलब निर्देश नहीं दिया जाता है ईसीटी देने का, और इसी को जो है कंट्रा इंडेक्शन बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे लास्ट था, समाप्त होता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो लोग बाद बाकी आप पढ़िए, एक बार दो बार जरूर देखिए वीडियो को, समझ में आ जाए तो फिर एक बार जाके पोस्ट को पढ़ लीजिए। पढ़ने से जो है आपके दिमाग में परमानेंटली चीज़ें रहता है लंबे समय तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।